हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा एंड सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे लाइफ प्रोसेसेस का नंबर 1 न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम लोग प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़े और ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस पढ़े। अब इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे, जो है रेस्पिरेशन। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस रेस्पिरेशन। जनरली सब कहते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, लेकिन ये हम लोग बोल नहीं सकते कि रेस्पिरेशन सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर लेना ही है। ये भी एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेसेस कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि डाइजेशन का प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो सिंप्लीफाइड होके स्मॉलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन अब उसका एनर्जी हम लोग को कैसे मिलेगा, इस चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू पढ़ेंगे। हम लोग रेस्पिरेशन का डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। इसका मतलब ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी से है। जो अब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जब एनर्जी प्रोवाइड कर देगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, जिसको हम लोग एक्सेल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, सेल, लंग से O2 आया और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। एग्जाम्पल में ग्लूकोज ले लेते हैं, वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा और CO2 बाहर निकाल देगा एक्सेल के थ्रू। जैसे कोई भी फ्यूल जलने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का रहना जरूरी है। तो हम लोग ब्रीथिंग प्रोसेस में देखते हैं कि इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। हम लोग जो हवा लेते हैं जरूरी नहीं उसमें ऑक्सीजन ही प्रेजेंट रहता है, और भी बहुत सारे एयर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं वो रिच इन ऑक्सीजन होता है, और हम लोग जो एक्सहेल करते हैं वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्रीदिंग प्रोसेस इसमें 2 आते हैं। इनहेलिंग, जिसका हम लोग डेफिनेशन देखें, इट इज ए इनटेक ऑफ एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, और एक्सहेलिंग इट इज ए गिवन ऑफ एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम लोग जितना हवा लेते हैं उतना ही क्या बाहर निकालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो जितना लेते हैं अंदर, इसका 1/3 ही पार्ट हम लोग एक्सेल के थ्रू बाहर निकालते हैं। जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड हो जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं तो लंग्स रिलैक्स हो जाता है। तो ये मूवमेंट को मेंटेन कौन करता है? वो है डायफ्राम। डायफ्राम मेंटेन करता है एक्सपेंड और रिलैक्स का मूवमेंट को। चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एयर नोज के थ्रू जाते हुए वेंट पाइप में फेरिंग्स और लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया तक पहुंचता है। ट्रैकिया एक सी शेप्ड कार्टिलेज से बना होता है, जो वॉल को कोलैप्स करने से बचाता है। आगे चल के ट्रैकिया जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये जो 2 ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवीजन हो जाता है ब्रांचेस में, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट रहता है एल्वियोली। एल्वियोली बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके पीछे ब्लड वेसल प्रेजेंट रहता है। ब्लड वेसल ऑक्सीजन को ट्रैप करने में हेल्प करता है और CO2 यहीं से निकलता है। तो एक्चुअली जो ब्लड और एयर का एक्सचेंज की जगह है वो एल्वियोली में ही होता है। अब ब्लड वेसल्स में O2 तो आ गया, लेकिन O2 इनसॉल्युबल है ब्लड में, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर नहीं जा सकता सेल्स में। तो उसके लिए O2 को कौन लेके जाएगा? पूरा सेल्स के थ्रू। तो ब्लड में RBC में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है और एक टेम्पररी कंपाउंड में बना देता है, जिसको हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो अब जनरली क्वेश्चन आता है कि कैरियर ऑफ O2 कौन है ब्लड में? तो वो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करके ले जाता है और सेल तक पहुंचा देता है, और उसके बाद सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है और O2 और CO2 डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाता है। पहला पढ़ चुके ब्रीदिंग प्रोसेस। अब सेकंड, अब जब ब्लड में पहुंच गया तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे शो करेगा, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो सेकंड रेस्पिरेशन आता है सेलुलर रेस्पिरेशन।
ये है सेल, लंग से O2 आया, हेमोग्लोबिन लेके आया O2 को। अब यहां से फूड भी आया जो हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे। अगर डाइजेशन वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते ग्लूकोज H12O6। तो ऑक्सीजन इस फूड को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, वाटर, CO2 को रिलीज करेगा और एनर्जी। ऑक्सीजन इस फूड पे अटैक करेगा, ये फूड को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर और CO2 में, और एनर्जी देगा। तो ये जो सेल है, ये सेल्स बहुत सारे ऑर्गेनेल से बना है सेल्स। तो कौन सा ऑर्गेनेल में ये वाला काम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब एनर्जी तो बन गया। अब हम लोग अलग अलग काम करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को चलना है या फिर बोलना है, तो क्या हम लोग बार बार खाना खाएंगे तभी एनर्जी मिलेगा? ऐसा नहीं है। एनर्जी जो बनता है वो स्टोर हो जाता है। तो किस फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है? एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। इसलिए हम लोग एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। एटीपी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब हम लोग को जरूरत पड़ता है तब हम लोग एटीपी की मदद से हम लोग उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब देखिए, हम लोग फोटोसिंथेसिस भी पढ़ चुके हैं। तो क्या ये प्रोसेस सिमिलर है फोटोसिंथेसिस से? नहीं, ये पूरा उल्टा है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग फ्रूट को ब्रेक डाउन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो चलिए हम लोग एटीपी के बारे में थोड़ा जानते हैं। एटीपी, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यह है एडेनोसिन, यह है फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट, दो जुड़ा हुआ तो डाइफॉस्फेट, तीन जुड़ा होगा तो ट्राइफॉस्फेट। तो जो हम लोग एनर्जी बनती है वो स्टोर हो जाती है थर्ड वाले फॉस्फेट के साथ। तो जब हम लोग एनर्जी यूटिलाइज करते हैं तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये फॉस्फोरस अलग फ्री हो जाता है और बन जाता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब फिर जब हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी बनती है, तब ये फिर से जुड़ जाता है इसके साथ और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इसको हम लोग एक साइकिल के थ्रू समझते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम लोग एनर्जी को जब यूज किए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एनर्जी यूज्ड, और ये रिलीज्ड हो गया। अब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। अब जब फूड आया डाइजेशन के प्रोसेस से, फिर एनर्जी बना। अब फिर जब एनर्जी स्टोर होगा तब फॉस्फेट फिर इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देगा। तो ये हम लोग पूरा साइकिल देखे एटीपी का। अब चलिए हम लोग पाथवे ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखते हैं। जनरली रेस्पिरेशन दो टाइप में होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक जो हम लोग नॉर्मली देखे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड ब्रेक डाउन हो गया, और एनएरोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाथवे ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, ये है सेल। सेल का साइटोप्लाज्म में, यह है सेल का साइटोप्लाज्म। तो जैसे इस ग्लूकोज सेल का साइटोप्लाज्म में इंटर होता है
तो ऑक्सीजन उसको दो टुकड़े में तोड़ देता है और उसको एक कंपाउंड बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं पायरुवेट। तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H3O3-। ठीक है, अब ये बना दिया। अब जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। ये तो हम लोग पहले भी देखे, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंस रहा है तो वो एनारोबिक होगा। इसमें जो एनर्जी फॉर्म होगा वो 38 ATP स्टोर होगा, 38 ATP। अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा? वो इथेनॉल बना देगा। प्लस CO2, एनर्जी भी बनाएगा बट बहुत लेस अमाउंट में। इसमें जो एनर्जी बनेगा वो 2 ATP बनेगा। इसका एग्जांपल है ईस्ट, बैक्टीरिया। जितना भी बैक्टीरिया है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करता है। वो लोग को ज्यादा एनर्जी भी का जरूरत नहीं होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और इथेनॉल बना देता है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। इथेनॉल को हम लोग दारू बोलते हैं, इसलिए सारे देखिएगा जितने भी बिवरेजेस है, बिस्लरी है, सब में फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट का यूज होता है। एनारोबिक प्रोसेस से वो इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब थर्ड है लैक्टिक एसिड। कभी कभी हम लोग का बॉडी भी लैक्टिक एसिड बना देता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण। जब हम लोग मसल एक्सरसाइज करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का बॉडी भी पेन करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण ये लैक्टिक एसिड बना देता है और एनर्जी भी मिलता है। ये जनरली मसल सेल्स में होता है। इसका फॉर्मूला C3H6O3। इसलिए हम लोग देखें कि हम लोग का बॉडी, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का बॉडी में क्रैम्प्स आ जाता है, अकड़न आ जाता है। किसके कारण? क्योंकि वो उस टाइम लैक्टिक एसिड बनाता है। मसल्स जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ही होता है, बहुत लिमिटेड में होता है, इसलिए उसका प्रोडक्शन हो जाता है लैक्टिक एसिड। C3H6O3 बना देता है, जिसके कारण हम लोग के बॉडी में क्रैम्प आ जाता है और हम लोग को अकड़न होने लगती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्लांट्स की ओर चलते हैं। प्लांट, हम लोग देखें कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करता है। हम लोग देखें कि पेड़ से हम लोग को ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन हम लोग बहुत बड़े बुजुर्गों ने बोलते हैं कि रात के टाइम में पेड़ के सामने मत जाना, भूत पकड़ लेगा। क्या उसमें सही में भूत रहता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए रीजन देखते हैं एक्चुअली में उसमें होता है क्या है जो हम लोग को बोलता है कि रात के समय में पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। डे टाइम, डे टाइम में क्या होता है? मान लीजिए ये प्लांट है, ये है सनलाइट। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस क्योंकि ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सनलाइट बहुत ज्यादा होता है और इसमें क्या हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, CO2 प्लस H2O लेके वो क्या बना देता है? C6H12O6। ये डे के टाइम लाइट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा होता है। डे के टाइम भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट बहुत एक्सेस अमाउंट में रहता है, इसलिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस छुप जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये जो फूड बना वो ब्रेक डाउन होके इसी में तो कन्वर्ट हो जाता है। ये है फोटोसिंथेसिस। तो अब ये जो फूड बना उसको फिर ऑक्सीजन के हेल्प से कन्वर्ट कर देता है CO2 और वाटर, और एनर्जी दे देता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन। मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस साथ साथ करता है, लेकिन डे टाइम में
फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए वो नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग CO2 को फील नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब नाइट टाइम का देखते हैं। नाइट में क्या होता है? नाइट में तो सनलाइट नहीं रहता है, तो फूड खाना तो नहीं बना पाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। अब बच गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो प्लांट करेगा ही, तो रेस्पिरेशन क्या करेगा? वो कन्वर्ट कर देगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में, और CO2 को रिलीज कर देगा। तो रात में CO2 रिलीज करता है ट्रीज, प्लांट, सब चीज, इसलिए हम लोग को सफोकेशन फील होता है। इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के सामने नहीं जाना चाहिए। प्लांट को तो एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता है, तो एनर्जी तो उतना यूज नहीं होता होगा, लेकिन एनर्जी कहीं कहीं जगह पे प्लांट भी यूज करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में, और भी स्टोमेटा का खुलने से बहुत सारे चीज में एनर्जी उन लोग का यूज होता है, इसीलिए प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस शो करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिश। देखिए हम लोग फिश को देख सकते हैं, वो लोग अपना गिल्स को अप एंड डाउन बहुत बार फास्टली करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इनसॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम मात्रा में रहता है, जिसके वजह से फिश बहुत फास्टली रेस्पिरेशन करती है और बहुत फास्टली इनटेक करती है O2 को। इसलिए जो फिशेस है वो बहुत फास्टली ब्रीथ करती है ताकि ऑक्सीजन का जो नीड है वो पूरा कर पाए। तो इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े, डिफरेंट एग्जाम्पल लेके रेस्पिरेशन को समझे, प्लांट में कैसा होता है, एनिमल में कैसा होता है, ईस्ट फिशेस में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।